हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर क्लास +2 नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में चैप्टर के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं मुख्य परिणाम। शुरू करते हैं। जो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, योजना आयोग के बारे में डिस्कस किया, तो ये शुरुआती वर्षों में, आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में जो विकास की प्रक्रियाएं थी, आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं थी, उनके मुख्य परिणामों की बात करेंगे। यद्यपि आपको पता है कि नियोजित विकास से जितना विकास होना चाहिए था उतना हमें नहीं मिला, परंतु फिर भी ये कह सकते हैं कि नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। आंशिक सफलता क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे सभी वर्गों को पूरा फायदा नहीं मिल पाया। जिनको फायदा मिला, असमान विकास से जिनको फायदा मिला, वो बहुत जल्दी राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इस कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। लेकिन शुरुआती वर्षों में जैसे हम कह सकते हैं कि कृषि और सिंचाई पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। भाखड़ा नंगल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं बनाई गई। इस्पात, तेल शोधक कारखाने और दूसरे प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए, उनसे क्या हुआ कि आगे आने वाले समय में आर्थिक समृद्धि इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। इसका मतलब ये आगे आने वाले विकास की एक बुनियाद मिल गई। शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया गया, लेकिन ये बाद के वर्षों में निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सुधार हुए वो थे भूमि सुधार। क्या थे भूमि सुधार? भूमि सुधार वो नहीं थे जो एक कार्टून सोच रहे हैं। इस कार्टून के अंदर जो पर्सन है, अरे मैं तो भूमि सुधारों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की तकनीक समझता था। लेकिन यहाँ किस प्रकार के भूमि सुधार हैं देखते हैं। सबसे पहले तो क्या था भूमि सुधारों में कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही इस प्रथा में जमींदारों के पास जमीन थी जो कृषि नहीं करते थे, यानी कि उन लोगों के पास जमीन थी और उनसे मुक्त करवा ली गई जिनका कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घट गई थी। और दूसरा जो सुधार था, जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जो बटे हुए थे उनको एक साथ मिला के और बड़े टुकड़े में उनको जो है बना दिया गया। इसका मतलब है कि खेती का काम काफ़ी सुविधाजनक हो पाया। यह प्रयास भी सफल रहा। लेकिन 2 अन्य कोशिश थी जो थोड़ी सी कम सफल हो पाई। कि सबसे पहले तो ये कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि कानून को तोड़ने का इसमें जो है तरीका बहुत सारे लोगों ने ईजाद कर लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून का शायद ही कहीं अमल हुआ होगा। तो ये भूमि सुधारों के बारे में था। आगे पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स 1966 का ये न्यूज़पेपर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 13 डाई ऑफ हंगर इन बिहार, ट्राइबल एरियाज वर्स्ट हिट, आदिवासीज लिव ऑन रूट्स, राइट, जड़े खा के गुजारा कर रहे हैं। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं। जेपी कॉल फॉर रिलीफ वर्कर्स फूड, इंडस्ट्रीज गिवन न्यू कंसेशंस, राइट, एंड ऑस्ट्रेलिया साउंडेड ऑन वीट, ट्राइंग मंथ्स अहेड डिस्पाइट रेन मिनिस्टर। ये सभी जो न्यूज़ हैं ये बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से उस समय सूखा पड़ा था और फसलें खराब हुई थी। ये खाद्य संकट हम इसको कहते हैं, क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी जो है उस टाइम गिरावट आई सूखा पड़ने की वजह से। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई थी। 1940-50 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी, लेकिन 1965 से 67, आप याद रखेंगे बच्चों, 1965 से 67 का जो टाइम था वो देश के अनेक भागों में सूखा पड़ने का टाइम था। इस समय इन 2-3 सालों के अंदर देश के कई भागों में सूखा पड़ा। बिहार की स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति जो आहार था प्रतिदिन का, वो 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था। एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी आहार की जरूरत होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गया था। इसका मतलब सरकार ने कुछ मतलब पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दुगने तथा उससे भी ज़्यादा दामों पर बिक रहे थे। खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई थी, तो सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी।
इसका मतलब ये होता है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में व्यापार की दृष्टि से खाद्यान्न नहीं जा पा रहा था, तो इससे समस्याएं और बढ़ गई थी। अब आगे अगर देखें तो हम बात कर रहे थे भूमि सुधारों की, तो भूमि सुधारों के बाद अब करते हैं हरित क्रांति। ये हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति का सीधा सीधा मैं आपको मतलब बताऊं कि जो इस प्रकार के अकाल पड़े और सूखा पड़ा, तो इससे क्या हुआ कि देश में खाद्यान्नों की कमी आ गई। तो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े ही आसान और अनुदानित मूल्य पर किसानों को मुहैया करवाया। और सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा, जिसको आजकल हम एमएसपी के नाम से जानते हैं। इसी को हरित क्रांति कहा गया था। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राइट, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ये ऐसे क्षेत्र थे जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनका खाद्यान्नों का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें गेहूं, व्हीट और राइस, चावल, गेहूं और चावल का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। लेकिन हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन अवश्य बढ़ा, लेकिन ये सामान्य रूप से और समान रूप से नहीं था। बहुत सारे धनी किसानों को इससे फ़ायदा हुआ, भूस्वामियों को फ़ायदा हुआ, और इससे इसका एक जो प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव ये हुआ कि एक असमानता जो है वो बढ़ती गई। अगर आप प्रभाव की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, बाकी इलाके जो है पिछड़े रहे। और अगर दूसरा और देखोगे तो गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर बढ़ गया, यानी कि गरीब रह गए और अमीर हो गए। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए मौका मिल गया कि गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से उनको अच्छी स्थिति मिल गई। तो ये था इसका प्रभाव हरित क्रांति का। जैसे मैंने आपको बताया, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी आ गई थी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरा हमने देखा कि इसमें था क्या, हरित क्रांति के अंदर जो है व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, और किस तरीके से बढ़ाया था वो भी हमने आपको बता दिया। और अब हम इसके प्रभाव की भी जो है डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। अब एक देखते हैं यहाँ पे, अटरली बटरली डिलीशियस, ये आपने ऐड देखा होगा, अमूल दूध का ऐड आता है अमूल का। ये अमूल के उत्पादों के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है वर्गीज कुरियन। ये जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया अभी तक। और इसके बाद गुजरात का एक शहर है आनंद, सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है, और इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के हिसाब से अमूल नाम का सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और बड़ा अनोखा है, कारगर मॉडल है, और इसी को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, इस मॉडल के विस्तार को। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड भी है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने का एक ऑपरेशन था जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ये एक अभियान था पूरा, और ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े और गरीबी दूर हो सके, और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई। तो इस कारण ये जो है काफ़ी फेमस हुआ। बाद के बदलाव में हम देख सकते हैं कि इसके बाद 1960 के दशक के बाद कौन से बदलाव आने शुरू हुए, कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप कांग्रेस प्रणाली के डिक्लिनेशन यानी कि पतन के बारे में पढ़ेंगे। और 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र उद्योगों पर बाधाएं क्या आई थी, और 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे कर दिया गया था, आपको ये याद रखना है। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की थी। परिवर्तन के साथ साथ सरकार का विचारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि कौन से बदलावों के अंदर हम इसको लेंगे। 1950 से 80 के बीच अगर देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी चली थी, 3 से 3.5% की रफ्तार से चली थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ गया था। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चले वो इसी जो है बुनियाद पर कायम थे, और नौकरशाही के प्रति भी जो है गहरा विश्वास था। लेकिन बाद में ये विश्वास धीरे धीरे टूटता गया और जनता ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन यहाँ पे शुरू किए थे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है, और उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।